वो एक फाउंटेन के पास पहुंचते हैं और बच्चों की तरह उसमें सुसु करने लगते हैं। एक कहता है कि यार मुझे तुम्हारी लाइफ चाहिए, तो दूसरा कहता है कि यार काश मैं तेरी लाइफ वाला होता। और दोस्तों तब अचानक से हर तरफ पावर कट हो जाती है। कुछ ही देर में पावर लौट भी आती है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह मिच जागता है तो उसे बच्चों की आवाज सुनाई देती है। उसे बड़ा अजीब फील होता है। वो आईने में देखता है तो वहाँ उसका नहीं डेव का चेहरा देखता है। मिच एकदम शॉक। और यहाँ मिच की बॉडी में होता है डेव। रोज की तरह वो अपने बच्चों को देखने जाता है, लेकिन अचानक खिड़की से टकरा जाता है। वो कंफ्यूज कि अचानक यहाँ विंडो कैसे आ गई। तभी बाहर कोई आवाज को सुनकर वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ खड़ा होता है डेव, लेकिन डेव की बॉडी में तो मिच है। अबे ये कौन है यार जो मेरी तरह डुप्लीकेट लग रहा है, ये सोचकर वो कंफ्यूज होता है दोस्तों। एंड तब जाकर दोनों रियलाइज करते हैं कि ये लोग उस फाउंटेन में सुसु करके जो मांग रहे थे वो उन्हें मिल चुका है। मतलब इनकी बॉडी की अदला बदली हो चुकी है। अब मिच की बॉडी में डेव और डेव की बॉडी में मिच है। मतलब मिच को डेव की लाइफ बहुत ही पसंद थी तो वो डेव की बॉडी में चला गया, और डेव मिच की तरह फ्री रहना चाहता था तो वो मिच की बॉडी में चला गया। लेकिन फिलहाल क्या है ना दोस्तों, इनको विश्वास ही नहीं होता और आईने में देखकर खुद को चाटा मारने लगते हैं कि जरूर कोई सपना होगा यार। दोनों समझ जाते हैं कि जरूर उस फाउंटेन में सुसु करके विश करने की वजह से ये सारी चीजें हुई, और अगर हम दोबारा वहाँ सुसु करके अपनी लाइफ वापस मांगेंगे तो सब ठीक हो जाएगा शायद। जरूर उस पावर कट के दौरान ही ये बॉडी स्वेपिंग हुई है। ये बातें सोचकर दोनों तुरंत उस पार्क में जाते हैं जहाँ वो फाउंटेन था। लेकिन वहाँ फाउंटेन होता ही नहीं, क्योंकि उसे किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया है दोस्तों। वो पूछताछ भी करते हैं तो किसी को कुछ पता नहीं होता कि उस फाउंटेन को कहाँ लेकर कोई गया है। वो कहते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से पूछे, शायद उनको पता होगा कि वो कहाँ है। दोनों तुरंत उस सरकारी ऑफिस में जाते हैं, लेकिन वहाँ की स्टाफ बताती है वो डेटा फिलहाल सिस्टम में एंटर हुआ ही नहीं, जब होगा तभी पता चलेगा। डेव की बॉडी में दोस्तों मिच को बड़ा गुस्सा आता है कि आप इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है। हम दोनों की लाइफ है उस फाउंटेन में, अगर उस फाउंटेन को कुछ हुआ ना तो आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। कहकर वो उस ऑफिसर की शर्ट पकड़ लेता है एंड वो भी गुस्से में तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। तो दोनों वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अब क्या करें यार, इसी सोच में दोनों खड़े रहते हैं। मिच की बॉडी में डेव कहता है मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इन 15 सालों में मैंने उस लॉ फर्म में जो काम किया उसका फल मुझे इस मीटिंग की परफॉर्मेंस के आधार पर मिलने वाला है। अगर मैंने इस मीटिंग में अच्छा प्रेजेंटेशन दिया तो मैं उस लॉ फर्म में एक पार्टनर बन जाऊंगा। तुम प्लीज किसी भी तरह उस मीटिंग में जाओ और मेरी तरफ से क्लाइंट्स को संभालो। डेव की बॉडी में मिच कहता है कि चल वो तो मैं देख लूंगा यार, और इतने साल के बाद मुझे एक मूवी में एक्टिंग करने का चांस मिला है। तुम्हें तो एक्टिंग आती नहीं, तुम कैसे कर पाओगे और कैसे मेरी नैया पार लगाओगे। तो मिच की बॉडी में डेव कहता है एक्टिंग कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं कर लूंगा, लेकिन तुम प्लीज मेरी मीटिंग को ठीक से अटेंड करना भाई। वैसे मुझे लग रहा है कि एक दिन में तो सब कुछ सीख पाना तुम्हारे बस की बात है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और तो और वहाँ मेरी असिस्टेंट सबीना भी होगी, तुम्हें कोई भी डाउट हो ना उससे पूछ लेना। इस तरह डेव का काम मिच और मिच का काम डेव करने जा रहे होते हैं। डेव की बॉडी में मिच तो लाइफ में पहली बार इस तरह कोट सूट पहनकर किसी ऑफिस में जा रहा होता है तो काफी एक्साइटेड होता है, और तो और उसकी यूजुअल बचकानी हरकतें भी जारी रहती है। पेंट्री में रखे हुए स्नैक्स को जेबों में भर लेता है। वहाँ सबीना को देखकर कहता है कि तुम सबीना हो ना, डेव ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया था। और तब उसको याद आता है कि अरे यार मैं तो भूल गया कि मैं खुद डेव हूँ। फिर टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि वैसे तुम बड़ी खूबसूरत हो, कहकर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। और सबीना उसे मीटिंग के लिए फाइल्स देकर चली जाती है, लेकिन उसे लगता है कि ये मेरे बॉस को हो क्या गया है आज। उसके बाद वो मुंह में स्नैक्स दबाकर खाते हुए मीटिंग में जाता है। सब उसे घूर रहे होते हैं कि ये क्या टिकट्स है। वो मीटिंग में कोने में जाकर बैठ जाता है चुपचाप। बॉस कहता है कि वहाँ कहाँ बैठ रहे हो, तुम्ही को तो मीटिंग लीड करनी है, यहाँ कर बैठो चलो। वो है मेरी सीट। अच्छा, ये सोचकर वो सीट पर बैठ जाता है। एंड देखिए दोस्तों, उसे वो चेयर एडजस्ट करनी तक नहीं आती, उसे ऊपर नीचे करके वो आवाज से निकाल रहा होता है। बॉस कहता है क्या कर रहे हो, थोड़े आराम से, इतनी आवाज मत करो प्लीज। ये दोनों पार्टीज आपस में सुलह कर लेना चाहती है और हम इनके बीच मीडिएटर्स का काम कर रहे हैं। ये दोनों तुम्हारा ओपिनियन चाहते हैं। बस दोस्तों, बॉस ने इतना कहा नहीं कि अपना डेव यानी कि मिच बात करना शुरू कर देता है। बात क्या करता है पता है, दोनों पार्टीज के बीच सुलह करवाने के बजाय झगड़ा करवा देता है और दोनों पार्टीज गुस्से में वहाँ से चली भी जाती है। बॉस तो फिर उस पर बरस पड़ता है, लेकिन डेव की बॉडी में मिच ये कहकर उसे शांत कर देता है कि सर मैं जो करूंगा इस कंपनी की भलाई के लिए तो करूंगा। इतने साल मैंने इस कंपनी में जो काम किया है कभी कोई गलती की है क्या? देर से ही सही पर आप रियलाइज जरूर करेंगे कि ये झगड़ा भी अच्छे के लिए था। इस तरह वो अनाप शनाप बकवास करके बॉस से बच जाता है। दूसरी ओर मिच की बॉडी में डेव मिच की शूटिंग के लिए गया होता है, पर दोस्तों वहाँ पर जाकर पता चलता है कि ये कोई प्रॉन मूवी की शूटिंग है। गधा काहे का, इसी को वो लाइफ चेंजिंग एक्टिंग का चांस कह रहा था बेवकूफ। डेव तो वहाँ पर एक सेकंड नहीं रुकता, तुरंत भाग जाता है। और काम के बाद डेव की बॉडी में मिच मैगी को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है। वहाँ डांस प्रैक्टिस के दौरान दो लड़कियां मैगी को बुली करती है। डेव की बॉडी में मिच गुस्सा करता है कि वो लड़कियां तुम्हें मार रही थी और तुम चुप रही। अंकल ने तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर कोई तुम्हें बुली करे तो उठा के पटक देना उसको। मैगी कहती है कि आप क्या कह रहे हो पापा, आप खुद को अंकल क्यों कह रहे हो, अंकल तो मिच है ना, आप क्यों कह रहे हो ये चीजें। और तब वो रियलाइज करता है कि ओह शिट यार मैं फिर भूल गया, अब तो मैं डेव हूँ। अरे वो कुछ नहीं बेटा, मैं नहीं, मिच अंकल ने तुमसे कहा था उस दिन, याद नहीं? वो कहती है क्या पापा, आप तो हमेशा कहते हो कि कोई तुम्हारे साथ लड़े तो तुम उससे लड़ना मत और शांत रहना, वही तो मैं कर रही थी। बेटा बेटा तुम पुरानी बातों को छोड़ो, आज से पापा कह रहे हैं कि कोई तुम्हें बुली करे तो उसको धड़ाधड़ पीट कर ही छोड़ना। दोस्तों फिर अगले सीन में मिच और डेव मिलते हैं। डेव पूछता है कि मीटिंग कैसी रही, तुमने मैनेज तो कर लिया था ना? मैनेज तो किया यार, लेकिन थोड़ा फ्लॉप हो गया। अबे तूने ऐसा क्या किया वहाँ पर? कुछ नहीं यार, दो पार्टीज आई और दोनों के बीच सुलह होने के बजाय बस थोड़ी लड़ाई हो गई। मुझे तो लगता है कि मामला कोर्ट तक जाएगा, शायद तुम पर केस भी हो सकता है। क्या मुझ पर केस होगा? अबे एक ही दिन में तूने मेरी लाइफ की वॉट लगा दी यार। मिच पूछता है वैसे मेरी शूटिंग का क्या हुआ, तूने अच्छे से परफॉर्म किया ना वहाँ पर, अगली मूवी में भी मुझे चांस देंगे ना वो? डेव तो उसको डांट देता है कि वो प्रॉन मूवी की शूटिंग थी बेवकूफ, उसमें मैं कैसे एक्ट कर पाता। फिर भी यार तुम्हें कर लेना था, वरना मुझे अगली मूवी का चांस कैसे मिलेगा। इस तरह से दोनों के काम फ्लॉप निकल गए। लेकिन अब अगली प्रॉब्लम यह है कि डेव की बॉडी में मिच को डेव के घर जाकर रहना पड़ेगा जेमी के साथ। डेव कहता नहीं नहीं ये ठीक नहीं रहेगा। अभी दोनों चलकर जेमी को सच बता देते हैं कि हमारी बॉडी की अदला बदली हो गई है। दोनों उसके पास जाकर कहते हैं कि मैं जो तुम्हें डेव दिख रहा हूँ मैं डेव नहीं मिच हूँ, और ये जो मिच दिख रहा है ये मिच नहीं डेव है, दोनों की अदला बदली हो गई है।
वो तो डांट लगा देती है दोनों को कि अरे इतनी ज्यादा क्यों पी ली तुम दोनों ने, है नशे में न जाने क्या क्या बक रहे हो। ये लोग दोस्तों लाख कोशिश करें लेकिन जेमी उनकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करती। और तब मिच की बॉडी में डेव उसे एक ऐसी पर्सनल बात बताता है जो डेव और जेमी के अलावा और कोई नहीं जानता, और कहता है कि अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना कि मैं डेव ही हूँ। पर जेमी उसके कस के थप्पड़ मार देती है दोस्तों, और साथ ही डेव की बॉडी में मिच के भी गाल लाल कर देती है कि छे डेव, तुम हस्बैंड वाइफ के बीच हुई इतनी पर्सनल बातों को आपस में शेयर करते हो क्या? एक नंबर की इंडिसेंट आदमी हो तुम दोनों। इस तरह उन्हें मारकर वो चली जाती है। वो अब भी इनकी बात का यकीन नहीं करती दोस्तों। अब ये दोनों करे तो करे क्या करे, जब तक वो फाउंटेन नहीं मिल जाता इनको अपनी लाइफ तो जीनी ही पड़ेगी। तो दोनों एक दूसरे की लाइफ जीने का फैसला करते हैं। मिच की बॉडी में डेव कहता है कि तुम मेरे घर रहो और मेरे बच्चों का और जेमी का ख्याल रखना, पर हाँ जेमी के साथ कोई ऊंच नीच नहीं समझे, जान से मार दूंगा नहीं तो। डेव की बॉडी में मिच कहता है कि यार स्कूल और कॉलेज के दिनों में जेमी को तुम्हारे अलावा और कोई दिखता तक नहीं था, मैं तो उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, सच कह रहा हूँ, फिक्र मत कर, मैं बस तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे काम को संभालूंगा। लेकिन तुम्हें भी मेरी लाइफ जीनी थी तो अब मजे करो क्योंकि तुम सिंगल हो। लेकिन इससे पहले वो फाउंटेन हमें मिले और मैं वापस अपनी बॉडी में जाऊँ, प्लीज यार एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेना और उसे शादी करने के लिए राजी करा देना। जब मैं वापस अपनी बॉडी में आऊंगा तो मैं आराम से उस लड़की से शादी करके तुम्हारी तरह सेटल हो जाऊंगा। फिर मिच की बॉडी में डेव मिच के घर जाते हैं तो वो किसी कचड़े के डब्बे से कम नहीं लगता दोस्तों, हर तरफ कचड़ा और फ्रिज के अंदर से बदबू निकलती है। हे भगवान, मिच यहाँ रहता कैसे था? अगर मैं सिंगल होता तो शायद मैं भी ऐसा रहता क्या? नहीं। दूसरी ओर डेव की बॉडी में मिच दबा के खा रहा होता है क्योंकि जेमी ने काफी सारे अच्छे अच्छे डिशेस बना कर रखे होते हैं। वो कहता है कि यहाँ खाऊंगा तो तुम्हारी नजर लग जाएगी मुझे, मैं कमरे में जाकर खाऊंगा। ये कहकर वो प्लेट के साथ कमरे में चला जाता है। जेमी कंफ्यूज हो जाती है कि ये कुछ दिनों से इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। दोस्तों रात को जब भी बच्चे रोते हैं तो डेव तो झट से उठकर उन्हें सुलाने के लिए जाता था, लेकिन डेव की बॉडी में मिच कहता है कि 3 बजे इनका कोई अलार्म बजता है क्या? मुझे नींद आ रही है, तुम संभालो उनको। जेमी को गुस्सा आ जाता है कि मैं घर का काम भी करती हूँ, अपनी नौकरी भी, कम से कम सुबह बच्चों को देखने का काम तो तुम्हारा ही है, रोज तो तुम ही करते हो, आज क्या हो गया तुम्हें? ये कहकर वो उसे किक मारती है तो डेव की बॉडी में मिच को उठकर जाना पड़ जाता है दोस्तों। वहाँ वो दोनों नटकर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। एक तो अपना माथा पटक रहा होता है तो दूसरा उल्टा पटक कर रो रहा होता है। वो तुरंत डेव को कॉल करता है कि अब इनको कैसे मैनेज करूं मैं। डेव कहता है कि पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, लंबी सांस लो, फिर दोनों को उठाकर किचन में लेकर जाओ। ये सुनकर डेव की बॉडी में मिच बड़े अजीब तरीके से दोनों को उठाकर किचन में लेकर जाता है। एक को एक तरफ तो दूसरे को दूसरी तरफ रखकर पूछता है, अबे आगे क्या करना है? डेव कहता है फ्रिज खोलकर दूध निकालो, उसे गर्म करके फीडिंग बॉटल्स में डालो, दोनों को पिला दो। लेकिन इसी बीच एक चुटकू मिक्सी ऑन कर देता है तो दूसरा चाकू से खेलने लगता है और मिच की ओर फेंक देता है उसको। इसे संभालो तो वो प्लग पॉइंट में कुछ गुस्सा डालता है, उसको संभालो तो ये कुछ और कर देता है। दोनों चुटकू मिलकर इसकी ऐसी की तैसी कर रहे होते हैं। मिच भी सोच लेता है कि नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो वो दोनों को सिंक में बैठाकर उन पर दूध से अभिषेक करने लग जाता है कि लो 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 पी लो यार, जितना दूध पीना है पी लो। तब जाकर दोनों नटखट हंसते भी है। अगले दिन डेव की बॉडी में मिच फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ऑफिस में जाता है उस फाउंटेन के बारे में पूछने के लिए। पर वहाँ पर एक ऑफिसर कहता है कि अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, डेटा मिलने में 3 दिन या 3-4 हफ्ते भी लग सकते हैं, आप बाद में आइए। हे भगवान, 3 हफ्ते तक मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा? सर अगर उस फाउंटेन का पता चले तो प्लीज इनमें से किसी भी नंबर को कांटेक्ट जरूर करके बताइएगा। ये कहकर वो अपना और डेव का नंबर, नाम सब कुछ वहाँ पर देकर चला जाता है। यहाँ मिच की बॉडी में डेव अपने घर पर आता है और मिच की तरह अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, सब ठीक तो है ना? तो वो तो रोते हुए कहती है, तुम प्लीज एक बात का सच बताओ, क्या डेव का कोई अफेयर चल रहा है क्या? कुछ दिनों से वो ना तो बच्चों को ठीक से देख रहा है और ना ही मेरी केयर कर रहा है, मेरे पास तक आता भी नहीं और ना ही मेरे साथ वक्त बिताता है। पहले तो ऑफिस के काम के बाद भी थकारा घर में रहता था, लेकिन बच्चों की और मेरी बहुत ही अच्छे से केयर करता था। मुझे बहुत ही खुशी होती थी कि मेरा पति इतना रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका है, पता नहीं क्या हो गया, मुझसे दूर दूर रहने लग गया है और तो और खाना भी मेरे साथ बैठकर नहीं खाता, प्लेट लेकर कमरे में चला जाता है, लगता है वो मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता। तुम उसके दोस्त को कुछ बताओ ना। पर बेचारी नहीं जानती कि वो ये सारी चीजें मिच से नहीं डेव से ही कह रही है, क्योंकि मिच की बॉडी में डेव ही तो है। और मिच की बॉडी में डेव को बहुत गिल्टी फील होता है कि उसकी सदला बदली की वजह से जेमी पर कितना बुरा असर पड़ रहा है बताओ। तो वो उसको दिलासा देता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डेव तुमसे बहुत प्यार करता है और वो इतना भी खूबसूरत नहीं है कि उसके साथ कोई औरत अफेयर कर ले। तुम बेफिक्र रहो, वो बस अपने करियर में ऊंची पोजीशन पर पहुंचना चाहता है और इसीलिए काम में थोड़ा बिजी है, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो डेव की बॉडी में मिच से मिलता है और कहता है कि हमें भाई जल्दी से जल्दी उस फाउंटेन को ढूंढना होगा यार, वरना वापस बॉडी स्वैप होने से पहले कहीं मेरा डिवोर्स ना हो जाए। अब वो डेव की बॉडी में मिच को अपनी लाइफ को जीने के लिए कुछ तरीके बताता है जिससे कि अगले कुछ दिनों वो स्मूथली काम कर सके और जेमी की परेशानी भी दूर हो जाए। ऑफिस के लिए किस तरह का शर्ट पहनना है, ऑफिस के बाद सुपरमार्केट जाना है, जेमी को कॉल करके पूछना है कि तुम्हें क्या चाहिए, फिर घर आकर बच्चों की देखरेख करना है, ऑफिस में किन कामों को प्रायोरिटी देनी है। ये सारी बातें मिच की बॉडी में डेव की बॉडी में मिच को समझा रहा होता है। वाह क्या कंफ्यूजिंग लाइन है ना, ध्यान से सुना आपने? यानी कि यार डेव मिच को समझा रहा है सिंपल। तब सबीना अंदर आती है और कहती है सर 2 दिन के बाद एक और मेडिटेशन मीटिंग है, उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब मिच की बॉडी में डेव शॉक हो जाता है दोस्तों कि सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं क्या? देखो सबीना, उस मेडिटेशन के सारी डिटेल्ड फाइल्स 2 घंटे में मेरे टेबल पे पहुंच जानी चाहिए। अब सबीना कंफ्यूज होती है कि ये कौन है और मेरा बॉस डेव तो चुपचाप बैठा हुआ है और ये अजनबी कंपनी की फाइल्स क्यों मांग रहा है। वो पूछती है कि हम पहले कभी मिले हैं या फिर आप न्यू ज्वाइन ही है। तब जाकर डेव अपनी गलती रियलाइज करता है कि अबे यार मैं तो मिच की बॉडी में हूँ ना। वो कहता है नहीं आप गलत समझे, मैं डेव का फ्रेंड हूँ, उसने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। अब डेव को तो डर है कि पहले से जेमी उस पर शक कर रही है और अगर डेव की बॉडी में मिच ने इस लड़की के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया तो उसका डिवोर्स पक्का। इसीलिए वो सबीना से कहता है कि वैसे आप तो जानती है डेव की शादी हो चुकी है और एक प्यारा परिवार भी है। और तभी मिच सोच लेता है कि अच्छा तो तुम मेरे पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहते हो, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। पता है दोस्तों ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि अंदर से तो डेविड बोल रहा है लेकिन बाहर बॉडी तो मिच की है और मिच को लड़की नहीं मिल रही है। तो मिच सोच लेता है कि अच्छा तो तुम मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो कहता है मेरी तो शादी हो चुकी है लेकिन ये मेरा फ्रेंड मिच है जो एकदम कट्टर सिंगल है, तुम दोनों डेट क्यों नहीं कर लेते एक दूसरे को? अगर एक दूसरे को पसंद आ जाओ तो शादी कर लेना। तब सबीना दुविधा में पड़ जाती है। हालांकि उसे डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी उसका बॉस यानी डेव कह रहा है तो वो मान लेती है। लेकिन ये डेव नहीं कह रहा, ये तो मिच ही कह रहा था, क्योंकि डेव की बॉडी में कौन है? मिच, ठीक है ना दोस्तों। उसके जाने के बाद मिच की बॉडी में डेव कहता है कि यार तूने मुझे
फिर फंसा दिया, मेरी तो शादी हो चुकी है। तो डेव की बॉडी में मिच कहता है कि मैंने अच्छे के लिए किया था यार, तुम सबीना को डेट करो और अगर आपस में प्यार हो जाए तो जब वो फाउंटेन मिलेगा हम वापस स्वैप हो जाएंगे। तो सबीना से मेरी तो शादी होगी, तुम्हारी थोड़ी होगी। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ को परफेक्टली जीऊं, तुम्हारे बच्चों की अच्छे से देखभाल करूं, तो यार मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, तुम उसे डेट करो, उसे इम्प्रेस करो और शादी के लिए राजी भी करो। तुम वैसे खुद भी तो सिंगल आदमी की लाइफ जीना चाहते थे, अब मौका मिला है तो जियो ना। अब मिच के पापा डेव को कॉल करते हैं अपने बेटे के बारे में डेव से डिस्कस करने के लिए, पर वो बेचारे नहीं जानते कि डेव के अंदर तो उनका बेटा खुद मिच बैठा हुआ है। अब डेव की बॉडी में मिच पापा से मिलने के लिए जाता है। उसके पापा डेव को अपनी शादी के लिए इनवाइट करते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम अपने दोस्त मतलब मेरे बेटे मिच को समझाते क्यों नहीं, तुम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं, लेकिन तुम देखो कितने सक्सेसफुल हो, उसको देखो ना ढंग की कोई नौकरी ना लाइफ में सेटल होने की कोई चाह है। मुझे डर है बेटा कि इसी तरह चलता रहा तो मेरा बेटा कहीं लाइफ में लूजर ना बन जाए। अब डेव की बॉडी में मिच समझ आता है कि उसने पापा को इतने साल कितना गलत समझा। उसके पापा उसकी कितनी फिक्र करते हैं बताओ, उन्हें मिच के बारे में कितनी फिक्र है और वो उससे कितना प्यार करते हैं, बस उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे। अब वो आगे कहते हैं कि डेव बेटा वो मिच पता नहीं कितने दिन मुझ पर डिपेंड होकर जीना चाहता है, कम से कम अपने पैरों पर ठीक से खड़ा तो हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो मिच कभी भी पापा की बात पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज उनके दिल की बात सुनकर वो फैसला कर लेता है कि मैं जरूर अपने आप को सुधारूंगा और लाइफ में कुछ बन के दिखाऊंगा जिससे मेरे पापा को बस खुशी मिले। तो डेव की बॉडी में मिच कहता है कि देखिए आप परेशान मत होइए अंकल, आज के बाद आपका बेटा बिल्कुल बदल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, एक अच्छी लाइफ जिएगा वो, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अब इस तरह अपने पापा को समझाकर वो जाता है और पक्का इरादा कर लेता है कि मैं लूजर कभी नहीं बनूंगा, मैं अपने पापा और डेव के आगे खुद को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैं भी सफल बन सकता हूँ। उस पल से डेव की बॉडी में मिच का दोस्तों एकदम से काया पलट हो जाती है और वो डेव का हर काम बखूबी निभाता है, चाहे वो ऑफिस का काम हो या फिर बच्चों को संभालने का। वो ऑफिस में भी काफी बदलाव लाता है जिससे बॉस ही नहीं बल्कि स्टाफ भी काफी इंप्रेस होते हैं। उसके अंदर ऐसा बदलाव देखकर जेमी भी हैरान रह जाती है। एक दिन वो मैगी को स्कूल से वापस लेकर आ रहे होते हैं तो वो कहती पापा आज मैंने उन बुली गर्ल्स को उठाकर पटक दिया क्योंकि उन्होंने फिर मुझे छेड़ा था। जेमी कहती नहीं बेटा ऐसा नहीं करते। वो कहती मम्मी पापा ने खुद कहा था कि अगर वो लोग परेशान करें तो उनको खूब पीटना। अब जेमी चौंक जाती कि डेव पहले तो ऐसा नहीं था, अचानक उसे क्या हो गया। दूसरी ओर मिच की बॉडी में डेव एक सिंगल आदमी की लाइफ जीने लग जाता है। सुबह देर से उठता है, फिर आराम से शहर घूमने निकल जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है तो तब एक बिजनेसमैन को देखता है जिसके पास खाने तक का टाइम नहीं होता। वो जल्दी जल्दी खाकर फोन पर बात करते हुए कहीं निकल रहा होता है। एंड डेव रियलाइज करता है कि हाँ मैं भी तो काम के चक्कर में इसी तरह दौड़ लगा रहा हूँ, पर अब मुझे आराम से लाइफ एंजॉय करने का मौका मिला है, इसे मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। वो बचपन में जहाँ जहाँ घुमा करता था उन जगहों पे जाकर छोटे बच्चे की तरह खेलता है, एंजॉय करता है। फिर वो कैजुअली सुपरमार्केट जाने के बहाने जेमी से मिलने जाता है। उसे पता है कि जेमी वहाँ पर जरूर आएगी और वो मिच की तरह पूछता है कैसी हो जेमी, डेव और बच्चे कैसे। वो कहती है हाँ सब तो ठीक है। अब वो पहले की तरह बच्चों की अच्छे से देखभाल भी करता है लेकिन मेरे पास नहीं आता। ये सुनकर मिच की बॉडी में डेव फैसला कर लेता है कि इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चला जाए उस फाउंटेन का पता लगाना ही होगा, वरना जेमी मुझसे तलाक मांग लेगी मुझे लग रहा है। समझ गया दोस्तों क्यों कह रहा वो ये। अगले सीन में सबीना और मिच की बॉडी में डेव एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अब मिच की बॉडी में डेव तो काफी केयरफुल है कि मेरी शादी हो चुकी है, इस लड़की को मैं हरगिज डेट नहीं करूंगा, लेकिन अपने दोस्त मिच के खातिर उसे इस तरह डेटिंग करनी पड़ रही है। सबीना भी यही कहती है मुझे तुम्हें डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपने बॉस डेव के कहने पर ही तुमसे मिलने आई हूँ। फिर वो डेव की काफी तारीफ करती है कि वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है, ऑफिस का काम हो या परिवार या बच्चों को संभालने का काम बहुत ही परफेक्ट करते हैं और मुझे उन पर क्रश भी है वैसे, लेकिन क्या करूँ उनका एक प्यारा सा परिवार है जो मेरी वजह से टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए थोड़ी दूरी बनाए रखती हूँ उनसे। पर वो एकदम जेंटलमैन है पता है तुम्हें। ये सुनकर मिच की बॉडी में डेव को अंदर ही अंदर बड़ी खुशी होती है कि यार ये लड़की मुझसे इतना इंप्रेस हो गई बताओ, लेकिन साथ ही उसको डर भी लगता है कि अगर गलती से भी जेमी को पता चल गया कि ये लड़की मुझे पसंद करती है तो वो तुरंत डिवोर्स कर देगी। और तो और मेरी बॉडी में बैठा वो मिच प्ले बॉय भी तो है, अगर उसने कभी इसके साथ हद पार कर दी तो मेरा डिवोर्स तो पक्का, क्योंकि फिलहाल तो मेरी बॉडी उसके पास है ना। अब क्या है दोस्तों शुरू में तो सबीना मिच में इंटरेस्टेड नहीं लगती, लेकिन उसका इनोसेंस, फैमिली वैल्यूज के बारे में उसकी सोच, ये सब उसे काफी पसंद आ जाती है। इतना ही नहीं क्योंकि मिच की बॉडी में डेव है और उसका अपना एक परिवार है, वो कभी सबीना के साथ हद पार करने की कोशिश नहीं करता। ये बात भी सबीना को काफी भा जाती है कि ये भी तो एक जेंटलमैन है। वो कह देती है तो मुझे बहुत ही जेन्युइन इंसान लगे, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को डेट कर लेना चाहिए। इस तरह वो अपनी पसंद उसे बता देती है। अब मिच की बॉडी में डेव तो कंफ्यूजन में होता है कि हे भगवान ये तो मान गई, लेकिन इससे पहले कि ये मुझे किस कर दे मुझे भागना पड़ेगा। ये सोचकर वो सबीना को अलविदा कहकर कट लेता है वहाँ से। अगले दिन में डेव की बॉडी में मिच जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो जेमी कहती है मुझे तुमसे दिल खोलकर बातें करनी है, आज हम किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, चलो प्लीज जल्दी आ जाना, बहुत जरूरी बात है। दरअसल क्या है दोस्तों जेमी अपनी लाइफ से तंग आ चुकी है क्योंकि डेव की बॉडी में मिच उसके साथ ठीक से बात तक नहीं करता, हमेशा काम ही काम करता रहता है। ऊपर से वो डेव नहीं मिच है, इसलिए वो डरता है कि यार मुझे उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। फिलहाल तो वो कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा रेस्टोरेंट में, कहकर वो चला जाता है ऑफिस। दूसरी ओर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मिच की बॉडी में डेव को कॉल करके कहते हैं कि आपने जिस फाउंटेन के बारे में पूछा था उसका पता चल चुका है। 3 हफ्ते के बाद आज पता चला है कि वो एक मॉल में रखा गया है। सुनकर उसे खुश होना चाहिए लेकिन नहीं, वो थोड़ा उदास होता है क्योंकि उसे अब मिच की लाइफ पसंद आने लग गई थी, पर अब उसे वापस अपनी उसी बिजी लाइफ में लौटना पड़ेगा। खैर वो डेव से मिलने जाता है। उस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने डेव की बॉडी में मिच को भी कॉल किया था। दोनों तुरंत उस फाउंटेन पर जाकर वापस अपनी अपनी बॉडीज में चले जाने की बात तो करते हैं, लेकिन मिच को डेव की ये बिजी लाइफ भा गई और दूसरी ओर डेव को मिच की आराम की और आजाद जिंदगी पसंद आ गई। डेव की बॉडी में मिच कहता है अब फाउंटेन तो मिल चुका है, क्यों ना हम एक और दिन एक दूसरे की लाइफ जी ले। यार मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे ऑफिस का काम संभाला है और कल वो इंपॉर्टेंट मीडिएशन मीटिंग भी है जिसके लिए मैंने जी जान से तैयारी की है। लाइफ में शायद एक और बार मुझे इस तरह के ऑफिस में काम करने का और सबके सामने इतने बड़े मीडिएशन को हैंडल करने का मौका मिले ही ना, तो प्लीज तो क्यों ना आज के बजाय हम कल मीटिंग के बाद बॉडी को स्टेप करें। अब डेव की बॉडी में मिच को लगता है कि डेव इसके लिए नहीं मानेगा, पर मिच की बॉडी में डेव कहता है ठीक है यार मैं जानता हूँ इतने कम समय में मेरा काम सीख लेना तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा, पर तुम इसी लाइफ को चाहते थे और उसके लिए तुमने इतनी कोशिश की और आज
मेडिटेशन तक को हैंडल करने की काबिलियत आ गई है तुम्हें, बताओ। इसलिए तुम खुद ही उस मीटिंग में अपना परफॉर्मेंस दो और मेरा सर ऊंचा कर दो गर्व से कि मुझे ऐसा दोस्त मिला है। फिर बाद में हम सब कर लेंगे। सुनकर डेविड की बॉडी में मिच बड़ा खुश होता है और उस मीटिंग की तैयारी में लग जाता है। लेकिन तब जेमी का कॉल आता है और तब उसे याद आता है कि जेमी उसके साथ रेस्टोरेंट जाकर कोई बात करना चाहती थी जिससे वो भूल ही गया था। तो डेव की बॉडी में मिच कहता है, सॉरी जेमी, मुझे काम है, कल मिल सकते हैं क्या हम? ये कहकर वो कॉल काट देता है। जेमी बहुत दुखी होती है। अगले दिन उस मेडिटेशन वाली मीटिंग में डेविड का बॉस, सीईओ और बाकी सीनियर्स भी होते हैं। मेडिटेशन में बातचीत के बाद क्लाइंट इनको $650 मिलियन ऑफर करते हैं इस डील को सील करने के लिए। डेव का बॉस तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला होता है, लेकिन डेव की बॉडी में मिच कहता है, नहीं, हम इस डील के लिए नहीं मानेंगे, बल्कि 100 मिलियन ज्यादा मांगेंगे। इस पर बॉस तो चिल्ला देता है कि 100 मिलियन ज्यादा पाने के चक्कर में कहीं ये डील निकल ना जाए। तब वो सीईओ को कुछ पॉइंट्स बताता है जिसके आधार पर सीईओ कहता है कि ठीक है, जैसा डेव कहता है हम 100 मिलियन और मांगेंगे। तो क्लाइंट से कहते हैं कि हमें 750 मिलियन में ये डील मंजूर होगी, वरना हमें ये डील साइन नहीं करनी, कहकर वो निकल जाते हैं। लेकिन तब वो क्लाइंट कहती है, ठीक है, मेरे बॉस 750 मिलियन के लिए मान गए हैं। और दोस्तों, इस तरह डेव की बॉडी में मिच की आइडिया और सोच की बदौलत इनकी कंपनी को 100 मिलियन का मुनाफा हुआ। सब मिच को ऊपर उठा लेते हैं और सब उसके टैलेंट से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। डेव की बॉडी में मिच भी बड़ा खुश होता है कि आखिर उसने साबित कर ही दिखाया कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है। दूसरी ओर मिच की बॉडी में डेव और सबीना एक बेसबॉल मैच देखने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। मैच के बाद दोनों लौट ही रहे होते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भीगे हुए मिच के घर आते हैं तो सबीना मिच की बॉडी में डेव के साथ थोड़ा रोमांटिक होने लग जाती है, लेकिन डेव उसको रोक देता है और किसी काम का बहाना करके अपनी वाइफ जेमी को देखने के लिए कार में आ रहा होता है। वो किसी भी हाल में जेमी को धोखा नहीं दे सकता था। यहाँ कंपनी को इतना बड़ा मुनाफा दिलाने के लिए डेव की बॉडी में मिच के लिए एक एप्रिसिएशन पार्टी रखी गई थी और उसमें उसे कंपनी का पार्टनर भी बना दिया जाता है। बताओ यार, सभी के परिवार भी आए होते हैं और तब एक वीडियो प्ले की जाती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि इन 15 सालों में डेव ने एक छोटे लेवल पर शुरू करके इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल किया और आज इस कंपनी का पार्टनर बन गया। उसको देखकर डेव की बॉडी में मिच को काफी गिल्टी फील होता है कि डेव ने कितनी मेहनत की होगी इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए, लेकिन आज उसके लिए जो प्रशंसा हो रही है वो उसे नहीं, मुझे मिल रही है। इसका 1% मैं डिजर्व नहीं करता। ये प्रशंसा पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त डेव को बिलोंग करती है। दूसरी ओर वीडियो देखकर जेमी भी रो पड़ती है कि उसने अपने पति को कितना गलत समझा था। इसी दिन के लिए वो मेहनत करता रहा और साथ ही परिवार का भी ख्याल रखता रहा। यहाँ डेव की बॉडी में मिच फैसला कर लेता है कि नहीं यार, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस एप्रिसिएशन का हकदार हुई नहीं। वो निकलने वाला होता है, किसी बीच मिच की बॉडी में डेव वहाँ पर आकर जेमी को किस कर देता है। सब चौंक जाते हैं कि ये कौन है जो डेव की वाइफ को किस कर रहा है, और डेव एकदम चुपचाप खड़ा भी है, कुछ कह नहीं रहा। लेकिन जेमी को अंदर से लगता है कि ये मेरा पति डेव है। और तब डेव की बॉडी में मिच कहता है, यही तो हम शुरू से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे पर तुम मान नहीं रही थी, कम से कम अब तो तुम्हें विश्वास हो ही गया है। तब मिच की बॉडी में डेव कहता है कि यार, अब वक्त आ चुका है वापस अपनी अपनी बॉडीज में लौटने का। क्या है ना, अपनी अपनी ओरिजिनल लाइफ का मजा कुछ और ही होता है। फिर चाहे वो अच्छी ना भी हो, उसे अच्छा बनाना हमारा ही तो फर्ज है। चल यार, दोनों उस मॉल में जाकर जल्दी से फाउंटेन में सुसु कर देते हैं। इस तरह से शपथ लेकर दोनों गाड़ी लेकर निकल जाते हैं मॉल की ओर। आखिर वो मॉल में आ जाते हैं और वहाँ वो फाउंटेन भी होता है, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग हैं और कई लोग फाउंटेन को देख भी रहे हैं। ऐसे में सुसु कैसे करेंगे? सुन यार, हम किसी को नहीं देखेंगे, बस आसपास देखने के बहाने चुपचाप से खोलकर सुसु कर देते हैं, जैसे कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, इस तरह दिखाएंगे। ये प्लान बनाकर दोनों से एग्जीक्यूट भी करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स देख लेते हैं और इन्हें पकड़ने आते हैं। ये दोनों सुसु करके चिल्लाते हैं कि हमें हमारी लाइफ वापस चाहिए। जैसे ही ये लोग विश करते हैं, उस एरिया का पावर कट हो जाता है और दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। अगली सुबह डेविड उठकर आईना देखता है, तब जाकर उसको चैन आता है क्योंकि वो वापस अपनी बॉडी में है। वो जेमी को सब कुछ बता देता है और कहता है, कल मैंने ही तुम्हें किस किया था ना कि मिच ने। मेरे लिए तो बस तुम और हमारे बच्चे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ और वादा करता हूँ कि ऑफिस का काम थोड़ा कम करूंगा और तुम्हारे और बच्चों के साथ। ऑफिसर्स भी उसका पीछा कर रहे थे। इसी हड़बड़ी में बॉन्ग का हाथ फिसल गया और वो सीधा एक स्विमिंग पूल में जा गिरा। उसका सर जोर से स्विमिंग पूल के फ्लोर पर टकराया, फिर अचानक से वो और नीचे डूबता ही चला गया। तभी एक सुंदर सी लड़की तैरते हुए उसके पास आई और उसके होठों पर एक चुम्मी चिपका दी। जब बॉन्ग की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब से बेड पर उससे भी अजीब कमरे में पाया। बॉन्ग को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो जल्दी से एक शीशे के सामने गया। शीशा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि भैया अब दीदी बन चुके थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि सपना ही होगा, ये सच में थोड़ी ना लड़की बन जाऊंगा। बॉन्ग ने कमरे से बाहर निकलकर पता करने की कोशिश की कि माजरा क्या है। वहाँ उसे बहुत सारी लड़कियां मिली जो उसे देखते ही जय हो राजकुमारी की कहकर सर झुकाकर बैठ गई। बॉन्ग और कंफ्यूज हो गया और उसने घबराकर बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। बाहर जाकर उसने नोटिस किया कि छोटा बॉन्ग तो गायब है। ए भगवान, मैं मर क्यों नहीं गया? तुम सालों क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? उसे लगा कि किसी ने उसे किडनैप करके उसका सेक्स चेंज कर दिया है, लेकिन जब उसने अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि असल में वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ चुका था। अगली सुबह बॉन्ग ने उठकर अपनी दासी से अपनी पहचान के बारे में पूछा। पता चला कि वो किसी तरह 19वीं सदी में पहुंच गया था। वो किम सो योंग नाम की एक राजकुमारी के शरीर में था और तो और कुछ ही दिनों में उसकी शादी महाराज च्योल युंग से होने वाली है, जिसके बाद वो रानी बन जाएगा। दासी ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले वो पास के तालाब में डूब गई थी। वो तो सैनिकों की नजर पड़ गई जो उसे बचाकर महल में वापस ले आए। ये सुनकर बॉन्ग ने हिसाब लगाया कि उसकी और किम की आत्माएं आपस में बदल गई होंगी और अब घर वापस जाने का एक ही तरीका है, वो तालाब। बॉन्ग ने दासी से उसे तालाब के पास ले जाने को कहा। वो तालाब में कूदकर वर्तमान समय में वापस आने की तैयारी में था, लेकिन उसका प्लान मिट्टी में मिल गया जब वो सीधा जाकर कीचड़ में गिरा। बॉन्ग ये सुनकर हताश हो गया, लेकिन उसे पता था कि उसकी मुश्किल का हल पानी ही है। जहाँ भी उसे पानी मिलता वो जबरदस्ती खुद को उसमें डुबाने लगता, यहाँ तक कि उसने पोछे वाली बाल्टी में भी अपना मुंह दे दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। बॉन्ग को महल के रीति रिवाजों के बारे में कुछ पता तो था नहीं, पर उसने दासियों की मदद से जैसे तैसे सारी रस्में पूरी की। खैर, प्रमोशन तो हुई थी उसकी। एक ही झटके में बावर्ची से रानी बन गया। बताओ और क्या चाहिए। फिर आया सुहाग रात का समय। इस बारे में सोचकर ही बॉन्ग के पेट में गुड़गुड़ होने लगी, तो उसने राजा को इतनी शराब पिलाई कि वो टल्ली होकर सो गया। राजा के सोने
सोने के बाद ही बॉन्ग ने चैन की सांस ली। अगले दिन बॉन्ग के उठने पर नौकर उसके लिए खाना लेकर आए, लेकिन वो उसे इतना बकवास लगा कि अच्छी खासी भूख मर जाए। उसने शाही बावर्ची के लिए मैसेज भिजवाया कि उसे रामन नाम की एक जापानी डिश बनाकर दे। बावर्ची को ऐसा कुछ बनाना आता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे कुछ तैयार करके भेजा। उसने डिश को कई बार बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बॉन्ग उसमें कमियां निकालकर वापस भेज देता। आखिरकार शेफ भी तंग आ गया और उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने गुस्से में कह दिया कि अगर रानी जी को इतना ही पता है तो खुद बना ले आकर। बॉन्ग को अब भी अपनी खाना बनाने की सारी टेक्निक्स याद थी। वो शाही किचन में गया और एक चाकू उठा लिया। सारे नौकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहे थे, क्योंकि बचपन से आज तक रानी ने रसोई में कदम तक नहीं रखा था। सब डरे हुए थे कि आज ये सब्जी के साथ साथ अपनी उंगली भी डालेगी खाने में। लेकिन बॉन्ग ने बहुत तेजी से सब्जियों को छीलना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ एकदम परफेक्ट और सही साइज में काटा और आखिरकार लजीज रामन तैयार कर दिया। वो अपने कमरे में जाकर मजे से अपना बनाया खाना खाने लगा। लेकिन उधर किचन में शेफ को बॉन्ग की काबिलियत से जलन होने लगी। उसने बाकी सबसे कहा, अरे ये खाना सिर्फ दिखने में अच्छा है, स्वाद होगा इसका एकदम टट्टी है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसने बर्तन में बचा कुचा खाना टेस्ट किया। वो इतना स्वाद था कि उसके हाथ से चम्मच ही छूट गई। इसके बाद बॉन्ग को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अपनी खाना बनाने की काबिलियत से वो शाही परिवार का दिल जीत सकता है। अगर उसने महारानी को अपने खाने से खुश कर दिया तो वो तालाब को फिर से भरने के लिए मान जाएगी। बॉन्ग तुरंत किचन में गया, लेकिन शाही बावर्ची एक बार फिर से अपनी धौंस जमाने लगा। इस बार बॉन्ग भी चिढ़ गया और उसने शेफ को खाना बनाने के मुकाबले के लिए चुनौती दे दी। पहले तो शेफ ने मना कर दिया, लेकिन बॉन्ग के बार बार उकसाने पर आखिरकार वो भी मान गया। नौकर की घंटी बजाते ही मुकाबला शुरू हो गया। बावर्ची ने अपना चाकू उठाया और तेजी से गाजरें काटने लगा, लेकिन रानी के हाथ इससे भी तेज थे और उसने पलक झपकते ही एक खीरा काट दिया। कुछ ही मिनटों बाद बॉन्ग की डिश तैयार हो गई और उसने बावर्ची से पहले घंटी भी बजा दी। वैसे हमारी रानी साहिबा मुकाबला जीत चुकी थी, लेकिन बावर्ची चिढ़कर कहने लगा, चलो माना स्पीड भी जरूरी है, लेकिन असली बात तो स्वाद की है। बॉन्ग ने शाही कुजीन एक्सपर्ट से कहा कि दोनों के खाने को चक्कर बताए कि कौन सा बेहतर है। उसे रानी की बनाई डिश बेहद पसंद आई और बॉन्ग जीत गया। इसके बाद किचन का पूरा कंट्रोल बॉन्ग के हाथ में आ गया। उसने महारानी के खाने को ध्यान से देखकर समझा कि वो चुन चुन कर खाती थी, क्योंकि हाल ही में उनके दांत में दर्द रहने लगा था। तो बॉन्ग ने फैसला किया कि वो महारानी के लिए नरम खाना बनाएगा। उसने बड़ी मेहनत से आलू और दूध की एक डिश बनाई और उसे कुछ फूलों से सजाकर दिखने में भी खूबसूरत बना दिया। बॉन्ग खुश होकर खुद ही महारानी के लिए खाना लेकर गया, लेकिन उस तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में वो थोड़ा ठंडा हो गया था और प्लेट में थोड़ा इधर उधर फैलने की वजह से प्रेजेंटेशन भी खराब हो गई। ये सुनकर बॉन्ग उदास हो गया और महल में वापस जाते समय उसके दिमाग में खाना परोसने का एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने कपड़े की सिलाई की और कुछ कारीगरों से कहकर एक स्पेशल खाना पहुंचाने के लिए कैरेज बनवाया। वो हर तरफ से ढका हुआ था, जिससे खाना गर्म का गर्म ही रहता था। बॉन्ग हर रोज एक से बढ़कर एक डिशेस बनाता और नौकरों के हाथ महारानी के पास भिजवा देता। महारानी भी गर्मा गर्म खाना चट कर जाती थी। सब कुछ बॉन्ग के आइडिया के हिसाब से बढ़िया चल रहा था। कुछ दिनों बाद राजा ने एक दावत रखी, जहाँ पूरे देश से मंत्री आने वाले थे। बदकिस्मती से उसी दिन सारे रसोइये बीमार पड़ गए और रसोई में नौकरों की कमी हो गई। जब ये बॉन्ग को पता चला तो उसने रसोइयों की मदद करने का फैसला किया। वो भेस बदल कर रसोई तक पहुंचा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि सिर्फ बंदों की नहीं, सब्जियों की भी कमी है। अब ज्यादा चॉइस तो थी नहीं। उसने दिमाग लगाया और सोचा कि इन्होंने चिप्स तो कभी नहीं खाए होंगे। उसने आलू की पतली पतली स्लाइसेस काटकर एक स्टिक पर लगाई और उन्हें डीप फ्राई कर दिया। मेहमान चिप्स को देखकर ज्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि वो तो शाही खाने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन चिप्स के मुंह में जाते ही सब उनके दीवाने हो गए। अगली डिश बॉन्ग के लिए और भी मुश्किल थी, क्योंकि रसोई में मीट नहीं था। उसने वेजिटेबल बर्गर बनाया और साइड में टमाटर रख दिया। अपनी इस नई डिश को उसने नाम दिया मैकडोनाल्डू, जिसे हम सस्ता मैकडॉनल्ड्स भी कह सकते हैं। ये भी सबको इतना बढ़िया लगा कि सारे मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। मीठे में बॉन्ग ने एक जेली डेजर्ट बनाया, लेकिन कुल्फी की डंडियों पर उसने कुछ भी लिखकर कह दिया कि ये खाने वाले को उसका भविष्य बताएगी। सभी में वो कुल्फी खाकर अपना भविष्य जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। बॉन्ग ने दावत को बर्बाद होने से बचा लिया था। महारानी उसकी काबिलियत और सूझबूझ से बहुत खुश हुई और उसने बॉन्ग से अपना इनाम मांगने को कहा। बिना वक्त गवाए बॉन्ग ने तालाब को फिर से भरने की मांग की। महारानी ने उसकी बात मान ली और नौकरों को काम पर लगा दिया। लेकिन 19वीं सदी में इस काम को करने के लिए कोई मशीन तो थी नहीं। नौकर दूर के कुएं से बाल्टियां भर भर के तालाब में डाल रहे थे। बॉन्ग परेशान हो गया, क्योंकि इस काम में बहुत टाइम लग रहा था। उसने एक नया तरीका निकाला और सभी नौकरों को एक जगह खड़े रहकर सिर्फ पानी की बाल्टी को आगे पकड़ाने को कहा। इस सिस्टम से काम बहुत आसान और जल्दी होने लगा। बॉन्ग दिन रात बैठा तालाब भरता देखता रहा। कई दिन बीत गए, लेकिन तालाब में अभी भी ना के बराबर पानी था। वो इंतजार करते करते थक चुका था। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे तालाब भरने लगा। बॉन्ग बारिश को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ घंटों बाद तालाब भर गया और बॉन्ग एक पत्थर पर अपना नाम लिखकर पानी में कूद गया। कहानी की शुरुआत की तरह ही वो अब भी पानी में डूबे जा रहा था। आंखें खुली तो खुद को हॉस्पिटल में देखकर वो हैरान रह गया। एक पुलिस ऑफिसर कुछ ही दूर सो रहा था। उसे लगा कि खाने में वो फिश हुक मिलने की वजह से वो उसे गिरफ्तार करने वाले हैं। उसने धीरे से वहां से रफू चक्कर होने की कोशिश की, लेकिन ऑफिसर एन मौके पर उठ गया और तेजी से उसका पीछा करने लगा। बॉन्ग उससे तो दूर आ गया, लेकिन सामने से दो और ऑफिसर्स ने उसे घेर लिया। किसी तरह बचते बचाते वो एक लाइब्रेरी में गया, जहाँ उसने हिस्ट्री की एक किताब ढूंढी। 19वीं सदी की जोसियोन डायनेस्टी के बारे में पढ़कर मुस्कुराया, क्योंकि वो भी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। लेकिन उसी वक्त पुलिस वाले भी वहां पहुंचे। बॉन्ग ने एक बार फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन एक ऑफिसर ने उसे बताया कि वो उसे पकड़ना नहीं चाहते। पता चला कि उसके टाइम ट्रैवल की वजह से प्रेजेंट भी बदल चुका था। अब पुलिस उसे पकड़ नहीं रही थी, बल्कि उसे सिक्योरिटी दे रही थी, क्योंकि बॉन्ग ने जासूस बनकर एक करप्ट नेता